नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश बाय एस के यादव में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, आपको पढ़ाया था। हम क्वेश्चन टैग्स अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स एक छोटा सा कंसेप्ट है दोस्तों, और इससे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसी एक सिंगल वीडियो में मैं आपको डिटरमाइनर्स कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। आपके एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से डिटरमाइनर्स को इतना सफिशिएंट करा दूंगा मैं इस वीडियो में कि आपका एग्जाम में कोई आपको प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों, इस तरह की वीडियो पाते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स में दोस्तों, डिटरमाइनर्स क्या होता है, मतलब डिटरमाइनर्स अपने आप में ही इनका मीनिंग होता है डिटरमाइन करते हैं। क्या डिटरमाइन करते हैं? किसी चीज की क्वांटिटी। और क्वांटिटी या तो वो काउंटेबल होगी या फिर अनकाउंटेबल होगी दोस्तों। बस इतनी सी बात है डिटरमाइनर्स में। और देखिए, आपसे एसएससी किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके आपसे गलती कराएगा, मैंने उस तरीके क्वेश्चन भी यहाँ पर डाले हैं। बस दो चार एग्जाम्पल दूंगा और अपने इस टॉपिक को जल्दी से फिनिश करते हैं दोस्तों। देखिए, मैंने यहाँ पर आपके सामने तीन डिटरमाइनर्स लिए हैं, और ये तीनों ही डिटरमाइनर्स हैं दोस्तों काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं। यानी जो चीजें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनके साथ यूज किए जाते हैं। वो अभी एग्जाम्पल की हेल्प से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है हार्डली, यानी न के बराबर, कोई चीज न के बराबर। ये नेगेटिव मीनिंग देता है दोस्तों। ये क्या नेगेटिव मीनिंग देता है। और फ्यू, इसका मतलब सम बट नॉट मैनी। मतलब किसी चीज की कुछ क्वांटिटी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ये मतलब एक पॉजिटिव हमें सेंस देता है दोस्तों। पॉजिटिव मीनिंग होता है ऑफ फ्यू का। ऐसे ही हमारा तीसरा, थर्ड वन इज द फ्यू। द फ्यू का मतलब है नॉट मैनी बट ऑल द अवेलेबल। इसका मतलब ये भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जितना भी अवेलेबल है उतना उतने सबकी तरफ इशारा किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है, मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से आपको सारा अभी डिस्क्राइब करता हूँ दोस्तों। बस आप बने रहिए, मैं सारी चीजें आपको अभी वन बाई वन एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो देखते हैं इनके बेस्ड एग्जांपल। आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक स्क्रीन खुली हुई है। इसमें मैंने एक सेंटेंस डाला हुआ है, ही हैज फ्यू बुक्स। ही हैज फ्यू बुक्स। और दूसरा सेंटेंस है ही हैज अ फ्यू बुक्स। देखिए, दोनों ही सेंटेंस दोस्तों ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली करेक्ट हैं दोस्तों। बस इनके मीनिंग में डिफरेंस है। फर्स्ट वन है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या, कि उसके पास बुक्स तो हैं लेकिन न के बराबर, हार्डली है नहीं। उसके पास बुक्स हैं, उनके पास किताबें हैं, लेकिन मुश्किल से एक आध, यानी न के बराबर। तो इसका मीनिंग नेगेटिव मीनिंग जाता है यहाँ पर, इसलिए ऑफ। इसके यहाँ पर क्या यूज किया गया, फ्यू। सेकंड सेंटेंस में देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूज किया गया आ फ्यू। आ फ्यू का मतलब है बहुत ज्यादा नहीं भाई, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ बहुत सूक्ष्म क्वांटिटी में, बहुत इतनी। तो यहाँ पर देखिए बुक्स हैं उसके पास, बहुत कम है। अब देखिए थर्ड वन में देखिए, बिकॉज ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग ही हैज अ फ्यू बुक्स। ये देखिए सेंटेंस दोस्तों, आपसे एसएससी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे थर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है, आपसे एसएससी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेगा। और ये क्वेश्चन आपके सामने थर्ड लिखा हुआ है, वो इसमें एरर है। वो क्या है, एरर फ्री नहीं है, इसमें एरर है। अब वो एरर क्या है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने दोस्तों। जैसे इसमें लिखा है कि बिकॉज ही इज नॉट फाउंड ऑफ रीडिंग, उसको पढ़ने का शौक नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, जिसको पढ़ने का शौक नहीं है वो किताबें क्यों रखेगा। यहाँ पर तो इसका मीनिंग निकल रहा है, तो उसके पास तो कुछ किताबें हैं, आ फ्यू बुक्स। इसका मतलब वो किताबें उसके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको पढ़ने का शौक है ही नहीं, वो किताबें क्यों रखेगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर अ फ्यू का यूज किया गया। अ फ्यू का यूज ये इनकरेक्ट यूज किया गया है। यहाँ पर क्या होगा, फ्यू का यूज मतलब ना के बराबर बुक्स रखता है। उसको जब पढ़ने का शौक है ही नहीं है दोस्तों, तो उसके बुक्स क्या करेगा वो रख के,
इसका मतलब अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू, इन दोनों में से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा हमें यूज करना है। इस तरीके माइनर मिस्टेक आपसे एसएससी करा लेता है दोस्तों। तो समझ पाए होंगे, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे इस कंसेप्ट को। देखिए फोर्थ सेंटेंस में ही हैज रीड द फ्यू बुक्स दैट ही हैज। अब देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस मीनिंगफुली और ग्रामेटिकली दोनों तरफ से करेक्ट है एकदम। वो करेक्ट कैसे है? इसका मीनिंग निकलता है कि उसने सारी किताबें पढ़ ली। कौन सी किताबें? जो उसके पास थी। यानी मैंने क्या बताया था, द फ्यू का मतलब क्या बताया था, आते हैं अपने सर, द फ्यू का मतलब बताया था नॉट मैनी बट ऑल द अवेलेबल। यानी उसके पास जितनी भी किताबें अवेलेबल थी उसने सारी किताबें पढ़ ली। जब उसने सारी किताबें पढ़ी हैं जितनी अवेलेबल थी, तो हम यूज करेंगे किसका? द फ्यू का। किसका यूज करेंगे दोस्तों? द फ्यू का यूज हमारा एकदम करेक्ट यूज है दोस्तों यहाँ पर। फिफ्थ सेंटेंस में देखिए, ही हैज रीड अ फ्यू ऑफ द बुक्स दैट ही हैज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फ्यू ऑफ द बुक्स है, जो बुक्स अवेलेबल थी उनका कुछ भाग पढ़ा है उसने। और यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, जो बुक अवेलेबल थी उसने सारी पढ़ डाली है। ठीक है दोस्तों, तो फोर्थ सेंटेंस में जितनी अवेलेबल क्वांटिटी थी उसकी तरफ इशारा किया गया है। और फिफ्थ सेंटेंस में जितनी अवेलेबल क्वांटिटी थी उसमें से कुछ क्वांटिटी की तरफ इशारा किया गया है। जैसे ही हैज रीड अ फ्यू ऑफ द बुक्स, फ्यू ऑफ द बुक्स यानी जितनी बुक्स अवेलेबल थी उनमें से कुछ किताबें पढ़ी हैं। तो इसका मतलब अ फ्यू का यहाँ पर जो यूज हुआ वो एकदम करेक्ट है दोस्तों। तो ये तो होगा दोस्तों क्या, आपका इन तीनों डिटरमाइनर्स का यूज। अब देखते हैं कुछ नए डिटरमाइनर्स जो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। वो क्या है? लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। उसका भी यही मीनिंग है। लिटिल का मतलब हार्डली यानी मुश्किल से कुछ क्वांटिटी रही होगी। अ लिटिल का मतलब है कुछ क्वांटिटी रही होगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, कुछ क्वांटिटी रही होगी किसी चीज की। और द लिटिल का मतलब होता है बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जितनी भी थी, जितनी भी अवेलेबल है उसकी तरफ इशारा किया जाता है यहाँ पर। तो इसको हम एग्जांपल्स की हेल्प से हम और क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है मुझे, जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, यू हैव लिटिल एक्सपीरियंस। और सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है यू हैव अ लिटिल एक्सपीरियंस। ये दोनों ही सेंटेंस जो हमारे करेक्ट हैं दोस्तों। क्यों करेक्ट हैं? बस इनका मीनिंग अलग है। इसका मतलब है फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग है कि उसको एक्सपीरियंस न के बराबर है, यानी नौसिखिया मान लो उसको, उनको एक्सपीरियंस अनएक्सपीरियंसड ही मान लो उसको एक्सपीरियंस है ही नहीं है ना। तो ये लिटिल का यूज है मतलब न के बराबर, हार्डली यानी एक्सपीरियंस ही है। ठीक है दोस्तों। सेकंड सेंटेंस है यू हैव अ लिटिल एक्सपीरियंस। इस सेकंड सेंटेंस का मीनिंग हुआ है कि तुम्हारे पास कुछ तो अनुभव है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ तो अनुभव है। अब देखिए, अब एसएससी आपसे क्वेश्चन जो फ्रेम करेगा वो कैसे गलती कराने की कोशिश करेगा वो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है थर्ड सेंटेंस में, वी कांट सेलेक्ट यू एज यू हैव अ लिटिल एक्सपीरियंस। देखिए दोस्तों, हम आपको सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकते? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और लेकिन यहाँ पर हमने यूज कर लिया है अ लिटिल। इसका मतलब होता है कुछ तो अनुभव है, यानी कुछ तो अनुभव है। तो कुछ तो अनुभव होता तो फिर तो हम सेलेक्ट हो जाने चाहिए थे। लेकिन हमने आपको सेलेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पास अनुभव है नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस नहीं है यानी हमें नेगेटिव मीनिंग शो कर रहा है यहाँ पर। अ लिटिल तुम्हारा पॉजिटिव मीनिंग होता है, यानी का अ लिटिल का यूज यहाँ पर रॉन्ग यूज है। तब हम क्या करेंगे? को रिमूव कर देंगे, तब हमारा सेंटेंस अब करेक्ट हो जाएगा। यू हैव लिटिल एक्सपीरियंस, यानी आपके पास अनुभव न के बराबर है ही नहीं अनुभव, इसलिए आपको सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आप समझ पाएंगे होंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब देखिए फोर्थ सेंटेंस देखिए, द लिटिल एक्सपीरियंस दैट यू हैव इज नॉट एनफ फॉर योर सिलेक्शन। अब देखिए ये क्या है, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है और मीनिंगफुली भी करेक्ट है। यहाँ पर उसके पास जितना भी अनुभव था वो हमारे क्या है, जॉब देने के लिए, उसके सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट नहीं था, नॉट एनफ, एनफ नहीं था, इसलिए उसको सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर
द लिटिल क्यों यूज किया गया है? क्योंकि उसको जितना भी अनुभव था उसकी तरफ इशारा किया गया, उसको जितना भी अनुभव था उसको भी कंसिडर किया गया, फिर भी उसको सिलेक्ट नहीं किया गया दोस्तों। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कंसेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे दोस्तों। एसएससी में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलते हैं कुछ और छोटे से कंसेप्ट की तरफ। जैसे मैंने यहाँ पर क्या है, कुछ और ऐसे डिटरमाइनर्स लिए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे सम और एनी। सम का मतलब भी कुछ, एनी का मतलब भी कोई कुछ, है ना। तो सम जो होता है हमारा, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में यूज किया जाता है। सम का यूज हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में देखने को मिलेगा। एनी का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अब इनको हम देखते हैं कैसे यूज होता है इनका। जैसे मैंने एक फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, डू यू हैव सम नॉलेज। दोस्तों मैंने क्या बताया था अभी, जस्ट एनी का यूज होता है या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होगा, और सम का यूज केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप कुछ नॉलेज रखते हैं और हमने यूज कर दिया सम का, तो इस सम का यूज यहाँ पर गलत यूज है। हमने क्या बताया था, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे दोस्तों। तो यहाँ सम का यूज रॉन्ग था, अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। सेकंड सेंटेंस देखिए, आई डोंट हैव एनी नॉलेज। अब देखिए यहाँ पर क्या नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। अब नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या कर सकते हैं, एनी का यूज कर सकते हैं, तो हमारा सेंटेंस ये क्या है, करेक्ट है दोस्तों। थर्ड वन देखिए, आई हैव एनी नॉलेज, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मेरे पास कुछ नॉलेज है, मैं कुछ नॉलेज रखता हूँ। तो यार जब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में तो हम एनी का यूज नहीं कर सकते, पॉजिटिव स्टेटमेंट में हम केवल सम का यूज करेंगे। तो यहाँ से सम ऐड करेंगे, एनी को रिमूव करेंगे। ऐसे दोस्तों आपके पास छोटे से डिटरमाइनर्स और हैं, ईच और एवरी। ये कंफ्यूजिंग रहते हैं दोस्तों, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा ही अक्सर जाता है ईच और एवरी से। देखो ये ईच जो है, ईच आपका डिटरमाइनर है, ये डिटरमाइन करता है किसी चीज को, डिटरमाइनर के तौर पर भी यूज किया जाता है और इसको प्रोनाउन के तौर पर भी यूज किया जाता है। एज ए प्रोनाउन भी हम यूज कर लेते हैं और डिटरमाइनर के तौर पर भी यूज कर लेते हैं ईच को। इसका यूज हमेशा दो या दो से अधिक के लिए यूज होता है, लेकिन एवरी का जो यूज होता है ये हमेशा डिटरमाइनर की तरह यूज होगा और इसका हमेशा दो से अधिक के लिए यूज होता है। अब कैसे यूज होता है वो यूज हम देख लेते हैं। हमने आपको हमने कोशिश की है कि आपको सिंपल वे में समझाया जाए, तो हम कंसेप्ट बता रहे हैं और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा उसकी एप्लीकेशंस, उसके यूजेस। जैसे मैंने एक फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, ईच साइड ऑफ द कॉइन इज शाइनिंग। मतलब सिक्के की दो ही साइड होती है दोस्तों, यानी हम टू के लिए किसका यूज करेंगे, सिक्के की दो ही साइड होती हैं, तो दो के लिए हमने किसका यूज करना है, ईच का यूज करना है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, ईच का ही यूज किया है। ठीक है दोस्तों, तो ईच का यूज किया है, तो ये तुम्हारा करेक्ट हो गया सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस देखिए, वी कंडक्ट अ वीकली टेस्ट एवरी सैटरडे। एवरी सैटरडे दोस्तों यहाँ देखिए, ये डिटरमाइनर क्या होते हैं, डिटरमाइनर क्या किसको कहते हैं, मैंने कहा था डिटरमाइन करते हैं, जो निश्चित करते हैं या किसी के बारे में कुछ बताते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी एडजेक्टिव भी तो हो सकते हैं, एडजेक्टिव ही होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब सेकंड सेंटेंस में वी कंडक्ट अ वीकली टेस्ट एवरी सैटरडे करते हैं, तो ये हमेशा क्या है, दो के केस में आता होगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंट एक्शन है ना भाई, फ्रीक्वेंट एक्शन में फ्रीक्वेंट आप कब कहेंगे, जब दो या दो से अधिक बार हो चुका होगा तब हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंट। तो यहाँ पर एवरी का यूज एकदम करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंट एक्शन है, फ्रीक्वेंसी है, बार बार हम टेस्ट कब ले रहे हैं, सैटरडे को ले रहे हैं, फ्रीक्वेंट एक्शन से हम किसका यूज करेंगे, एवरी का यूज करेंगे। थर्ड सेंटेंस देखिए, ईच ऑफ द मंथ्स हैज एटलीस्ट 20 days।
तो यहाँ पर ईच का प्रयोग क्यों हुआ है दोस्तों? ईच का प्रयोग क्यों हुआ है? देखिए ईच मैंने बताया डिटरमाइनर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और प्रोनाउन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट कुछ तो होना चाहिए, यहाँ पर सब्जेक्ट तो कुछ तो होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ प्रोनाउन की तरह यूज कर लिया ईच को प्रोनाउन की तरह, क्योंकि द मंथ्स तो किसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द मंथ्स। तब सब्जेक्ट क्या रहेगा फिर? तो ईच यहाँ प्रोनाउन की तरह यूज कर दिया हमने दोस्तों। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा नाउन तो है नहीं, तो ये क्या है, प्रोनाउन की तरह हमने सब्जेक्ट को यूज कर लिया है। और यहीं पर हमें एवरी का यूज कर लेते तो वो गलत हो जाता, क्योंकि एवरी का यूज हम केवल डिटरमाइनर्स के तौर पर ही यूज कर सकते हैं। डिटरमाइनर्स मतलब किसी नाउन की वो विशेषता बता रहा होगा, किसी क्वांटिटी बता रहा होगा, किसी नाउन के बारे में कुछ बता रहा होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ऑलमोस्ट एवरी मूवी हैज सॉन्ग्स, ऑलमोस्ट एवरी मूवी हैज सॉन्ग्स। अब यहाँ पर क्या है, ईच का प्रयोग हम कैसे करते हैं? डिटरमाइनर और प्रोनाउन दोनों की तरह करते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक के लिए करते हैं। यहाँ पर तो प्रत्येक मूवी की बात की जा रही है ना दोस्तों, यहाँ पर तो प्रत्येक मूवी की बात की जा रही है, और प्रत्येक मूवी की क्या है, हम विशेषता ही बताएंगे। मूवी हमारा क्या है, यहाँ पर एक नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बताएगा? डिटरमाइनर ही बताएगा, उसको प्रोनाउन क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो हम क्या है, एवरी का यूज करेंगे। और जब एवरी का यूज, अभी नाउन और प्रोनाउन पढ़ाएंगे आपको और एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, तब आप समझ पाएंगे शायद और अच्छे से दोस्तों। तो इसका यूज आप इतना समझ लीजिए आप, जितना मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ सेंटेंस भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम कुछ अपने और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की तरफ। जैसे मैंने लिखा है ये क्या दोस्तों, ऑल बोथ और द, ये सब पूछे जाते हैं, एसएससी के क्वेश्चंस बना के पूछता है यहाँ से। ऑल और बोथ के बाद हमेशा क्या आता है? अगर ऑल और बोथ के साथ दा, दैट, दी, दोज यूज करना हो तो इस हमेशा ऑल और बोथ के बाद ही यूज होंगे, इतना ध्यान रखिए। इसलिए मैंने इनको ब्रैकेट में डाल के यहाँ पर लिख दिया दा, दीज, यहाँ पर लिखे दोज, दैट। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, ऑल और बोथ के बाद आएंगी। और अगर द का केस हो, द के बाद हमेशा क्या आता है, मतलब द के साथ सेम और होल पूरा उसे इसका यूज करना हो तो द इससे पहले यूज करते हैं। देखिए कैसे, कुछ दो तीन मैंने एग्जांपल्स डाले हुए हैं। आई नो हिज ऑल फ्रेंड। देखिए सेंटेंस एकदम इनकरेक्ट है दोस्तों, ये सेंटेंस हमारा ठीक नहीं है दोस्तों। मैंने क्या बताया था, अगर ऑल और बोथ का कहीं दैट, दीज, दोज, दा के साथ यूज करना है तो क्या करेंगे हम, इन सब चीजों का यूज ऑल और बोथ के बाद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आई नो हिज का यूज कहाँ कर दिया मैंने, ऑल से पहले कर दिया दोस्तों, ये गलत है। मुझे क्या करना है, हिज का यूज जो करना है वो ऑल के बाद करना है दोस्तों। कहाँ करना है मुझे, ऑल हिज फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, अब हमारा सेंटेंस है ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। सेकंड सेंटेंस देखिए आप, आई हैव रिसीव्ड होल द सिलेबस। अब मैंने बताया था दा के साथ और सेम और होल का यूज होना है, तो ये दोनों वर्ड ही कहाँ यूज होंगे, दा के बाद होंगे, पहले नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, दा से पहले यूज कर लिया गया है, तब हम होल को कहाँ ले आएंगे, दा के बाद, द होल पूरा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। थर्ड वन देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सारी चमकने वाली चीजें गोल्ड नहीं हो सकती, सारी चमकदार चीजें सोना नहीं होती हैं। तो देखिए ऑल के साथ दैट, दीज, दोज का प्रयोग करना, तो देखो इसमें भी कहाँ ऑल के बाद ही यूज किया गया, ये हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। तो दोस्तों ये था आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट डिटरमाइनर्स का, ये भी पढ़ना जरूरी था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने एक वीडियो में इसको पूरा कंसाइज वे में कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों कि आप जो मैंने अब तक बताया समझ पाए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अगले अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।